हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में बैठते हैं या फिर इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में बैठते हैं तो वहां पर कोड लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो जब भी एक इंटरव्यू चल रहा होता है तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक, ऊबर, अमेजॉन, तो इस तरीके की कंपनीज में ऑलरेडी बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अब जब भी कंपनीज के अंदर इंजीनियर्स काम करते हैं तो वो एक दूसरे के कोड के ऊपर यूजुअली उनको देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अप्रूव कर रहे होते हैं। तो आपको इंटरव्यूअर को ऐसा दिखाना होता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर के जैसा अच्छा कोड लिख सकते हैं जिसको आपका इंटरव्यूअर बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं कोड को लिखने के जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से हमारा कोड सुंदर लिखता है, देखने में काफी नीट एंड क्लीन लगता है और वो ऐसा लगता है कि किसी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर ने उस कोड को लिखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी टिप्स की बात करेंगे जिनको हमें अपने कोड को लिखते टाइम फॉलो करना है। अब ये जो टिप्स है इनको डायरेक्टली हमें अपने इंटरव्यूज के अंदर फॉलो नहीं करना। इनको जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर चाहे हमें फंक्शन लिखना है, चाहे हमें पूरा का पूरा कोड लिखना है, उस कोड को लिखने के लिए इन सारे प्रैक्टिसेस को हमको फॉलो करते हुए उस कोड को लिखना है। अब सबसे पहली टिप जिसकी हम बात करेंगे वो है मीनिंगफुल नेम्स। जब भी हम वेरिएबल्स या फंक्शंस अपने कोड के अंदर लिखते हैं तो उनके हमें बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही लॉजिक वाले नाम देने होते हैं। यूजुअली जब हम शुरुआती स्टेजेस में होते हैं कोडिंग के तो हम वेरिएबल्स को कुछ भी नाम दे देते हैं और सबसे आसान नाम जो हम देते हैं वो XYZ होते हैं, ABC होते हैं। कोई भी एरे हमें बनाना होता है तो उसका नाम या तो ARR रख देते हैं या फिर A रख देते हैं। तो इस तरीके के जो नाम होते हैं या फंक्शंस को fun1, fun2 इस तरीके के नाम देना, अगर हम प्लेसमेंट के अंदर या इंटर्नशिप के इंटरव्यूज के अंदर ऐसे नाम देखने में अच्छे नहीं लगते। हमें वहां पर काफी लॉजिकल और काफी मीनिंगफुल नाम देने होते हैं हर एक वेरिएबल को एंड हर एक फंक्शन को। जैसे मान लीजिए आपको एज कहीं पर स्टोर करवानी है तो उसको हम इंट a इज इक्वल टू 10 लिखने की बजाय उसको हम इंट एज इज इक्वल टू 10 लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि एज एक वेरिएबल है जिसमें एज की वैल्यू स्टोर हो रही है। क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो हो सकता है बहुत सारे इंटरव्यूज ले रहा हो, उनका खुद का भी फुल टाइम काम चल रहा होता है। तो एक इंटरव्यू के अंदर आपको बेस्ट पूरी कोशिश करनी है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको वो फॉलो थ्रू कर पा रहे हो। ऐसे ही एक प्रीफिक्स सम नाम का कॉन्सेप्ट होता है। एरेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रीफिक्स सम का अगर हमें एरे बनाना है तो उसको हम प्रीफिक्स सम ही नाम दे रहे हो। काउंट को स्टोर कराने वाला वेरिएबल बनाना है तो उसको हम काउंट नाम दे रहे हो। अगर एक ऐसा फंक्शन है जो प्रीफिक्स सम को कैलकुलेट करता है तो उसको हम गेट प्रीफिक्स सम नाम दे। तो ऐसे मीनिंगफुल नाम जब हम देंगे ना तो वो काफी इंप्रेसिव लगेगा एक इंटरव्यू के अंदर। अब ये मीनिंगफुल नाम हमें किस हद तक देने हैं, हमारे जो लूप्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर उनके अंदर हम यूजुअली क्या लिखते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। तो जो लूप्स होते हैं उनके अंदर i, j, k या it इस तरीके के आइटरेटर के नाम होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कोई टेम्पररी वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको हम टेम्प नाम दे देते हैं, t नाम दे देते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी स्टैंडर्ड नाम है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। लूप्स के जो आइटरेटर होते हैं उनके नाम हमें मीनिंगफुल ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन उसके अलावा आपके प्रोग्राम में जो भी बाकी वेरिएबल्स चल रहे हैं उनके नाम हमें काफ़ी मीनिंगफुल रखने हैं। सेकेंड टिप जिसको हमें अच्छे से फॉलो करना है वो है केसेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी वेरिएबल को लिखने के बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। अब यूजुअली सबसे 3 सबसे स्टैंडर्ड केसेस जो होते हैं इनमें सबसे पहला आ जाता है हमारा कैमल केस। कैमल केस के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल या फंक्शन का नाम होता है उसमें सबसे पहला जो हमारा लेटर होता है वो तो लोअर केस होता है, उसके बाद वाले सारे अपर केस होते हैं। जैसे यहाँ पर भी लोअर केस है एंड फिर अपर केस, लोअर केस एंड फिर अपर केस। ऐसा जो कैमल केस की प्रैक्टिस है ये आपने मोस्टली जावा एंड C++ के अंदर देखी होगी। तो वहाँ पर आप फंक्शंस के नाम देखेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस के नाम, इनबिल्ट कुछ वेरिएबल्स के नाम, तो वो ऐसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट केस होता है हमारा स्नेक केस जिसमें सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो हमारे लोअर केस में लिखे जाते हैं और बीच में एक अंडरस्कोर आता है। तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स के नाम एंड इस तरीके से हमारे फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन होते हैं। ऐसा केस आपने मोस्टली पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में देखा होगा। तो वहां पर आप इनबिल्ट लाइब्रेरीज या फंक्शंस देखेंगे तो वो इसी तरीके से लिखे रहते हैं। इसके अलावा पास्कल केस भी होता है जिसमें आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है, उसके बाद वाले जितने भी नए वर्ड्स के फर्स्ट लेटर होते हैं वो भी हमारे कैपिटल होते हैं। तो उसमें हम वेरिएबल्स को एंड फंक्शंस को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं इनमें से आप कोई भी एक
फॉलो कर सकते हैं कोई भी केस। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जावा C++ कर रहे हैं तो कैमल केस के साथ जाइए, और पाइथन कर रहे हैं तो स्नेक केस के साथ जाइए। पर एक चीज जो हमें सबसे खास ध्यान रखनी है वो है कंसिस्टेंसी की। इनमें से कोई भी एक हम फॉलो कर ले, पर हमें उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। फिर पूरे कोड के अंदर अगर स्नेक केस चल रहा है तो हर एक वेरिएबल, हर एक फंक्शन स्नेक केस में ही होना चाहिए। अगर कैमल केस चल रहा है तो हर एक चीज कैमल केस के अंदर ही होनी चाहिए। वो दिखने में काफी कंसिस्टेंट और काफी नीट लगेगा। अब एक और चीज आती है जब भी हम केसेस की बात करते हैं, कि जो भी हमारी क्लासेस होती हैं जावा के अंदर या C++ के अंदर, वो सारी हमारी पास्कल केस में होती हैं, आपने नोटिस किया होगा। और फंक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे कैमल केस में होते हैं। तो वो वाली स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं वहां पे देख लीजिए कौन सी चीजें कौन से केस में लिखी जाती हैं, और उस तरीके से आप अडाप्ट करने का भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट टिप जिसको हमें फॉलो करना है वो है कर्ली ब्रेसेस की। यूजुअली काफी सारे डाउट्स होते हैं कर्ली ब्रेसेस के बारे में। तो कर्ली ब्रेसेस का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, उसमें हम इफ, एल्स, डू, फॉर एंड वाइल, इन सारी जो सिचुएशंस होते हैं, लूप्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, इनके साथ कर्ली ब्रेस लगाते हैं। अब सिंटैक्स जो होता है, कंपाइलर जो होता है आपका, वो आपको कहता है कि अगर आपकी सिंगल लाइन स्टेटमेंट है या एम्प्टी स्टेटमेंट है, उसमें आपको कर्ली ब्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको, अगर आप कर्ली ब्रेस नहीं लिखते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो मैंने मोस्टली कोड्स के अंदर देखी है, ओपन सोर्स कोड्स के अंदर देखी है, या फिर खुद अपने आप फॉलो की है, या अगर मैं गूगल की डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं लैंग्वेजेस के लिए, तो वहां पर आपको सिंगल स्टेटमेंट एंड एम्प्टी स्टेटमेंट के अंदर भी कर्ली ब्रेस लगाना होता है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर हम एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं इफ 6 इज ग्रेटर देन 3, तो इस केस में अगर मैं लिख दूं ट्रू, तो यहां पर ये सिंगल स्टेटमेंट है और इस कोड में कोई एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक कोड है। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहती है कि पहले हम एक कर्ली ब्रेस लगाएं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इस स्टेटमेंट को लिख रहे हूं। इनफैक्ट अगर मुझे यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना तो भी मुझे यहां पर कर्ली ब्रेस को लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड लुक आएगा कोड के अंदर। अब कर्ली ब्रेस जब हम लगाते हैं तो उसको लगाने के भी दो तरीके होते हैं। पहला स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि ओपनिंग जो ब्रेस है, यहां पर अगर हमारी कंडीशन की लाइन है, या फिर यहां पर अगर हमारा फॉर लूप भी होता, तो हमारी जो लाइन है उसके एंड में हमें ओपनिंग ब्रेस लगाना होता है, और फिर नेक्स्ट लाइन में जितने अभी हमारा कोड है, हम बीच में सारा का सारा कोड लिख सकते हैं, फिर जो एंडिंग लाइन है वहां पर हमें क्लोजिंग ब्रेस लगाना होता है। पहला स्टैंडर्ड तरीका होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस को लगाने का ये। एंड दूसरा स्टैंडर्ड तरीका होता है कि अगर मान लीजिए हमें एक लूप बनाना है जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करवाना, ये लूप बिल्कुल खाली है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस लगाएंगे, उसके बीच में डाल देंगे एक स्पेस। सेकंड स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, अगर हमें कोई इफ स्टेटमेंट लिखनी है जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करवाना, जैसे 6 इज ग्रेटर देन 3, इसके अंदर कुछ नहीं करवाना, तो सिंपली हम इस तरीके से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है, दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जिसको हम फॉलो कर सकते हैं वो है हमारी इंडेंटेशन की टिप। इंडेंटेशन होता है प्रॉपर स्पेस देना, यानी आपने मेरे कोड में नोटिस किया होगा कि मैंने हर चीज को स्पेसिंग दी है। मेरा जो क्लास का कोड है उससे एग्जैक्टली 4 स्पेसेस के बाद मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और अगर मेन फंक्शन के अंदर मुझे मान लीजिए इफ एल्स लिखना है, तो एग्जैक्टली 4 स्पेसेस के बाद हम कोई इफ एल्स लिखेंगे, या अपना कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एज डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे कोई फॉर लूप लिखना है, तो उसमें इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10i प्लस प्लस। अब मेरी जो फॉर लूप के अंदर वाली लाइन होगी वो भी कहाँ आ रही होगी, वो भी एग्जैक्टली 4 स्पेसेस के बाद आ रही होगी। तो हर एक लेवल, जैसे ही हम अंदर अंदर चले जाते हैं, मतलब कोड जो है वो बाहर वाला लेवल है, कोड नाम की क्लास, उसके बाद मेन फंक्शन उसके अंदर का लेवल है, ये वेरिएबल उसके भी अंदर का लेवल है, जो हमारा फॉर लूप है वो एज वेरिएबल के ही लेवल पर है, और ये प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो सबसे अंदर वाला लेवल है। जैसे ही हम अंदर अंदर लेवल वाइज जाते हैं वैसे वैसे हमें उतनी ही वहां पर स्पेस देनी होती है, और ये जो स्पेस है ये हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। मोस्टली जो लोग स्पेस फॉलो करते हैं वो तो होती है, या तो आप 2 स्पेसेस दे सकते हैं हर एक लेवल को, या आप 4 स्पेसेस दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर एक लेवल को 4 स्पेसेस दिए हैं। अगर 2 स्पेसेस दिए होते तो कोड कुछ ऐसा दिखता, जिसमें हर एक लेवल में 2 आपकी एडिशनल स्पेसेस आ जाती हैं। और इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हम पाइथन जैसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं तो इंडेंटेशन का हमें खास ख्याल रखना है, स्पेसेस को कंसिस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में 2 स्पेसेस दे दिए, एक में 4 स्पेसेस दे दिए, या तो आप
2 वाला फॉलो करिए या 4 वाला फॉलो करिए। सबसे कॉमनली जो है 2 वाला फॉलो होता है। और इसमें एक और चीज़ कि टैब्स को प्रेफर करने की जगह हम एक्चुअली स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टैब्स अलग अलग कोड एडिटर अगर आप सेम यूज़ नहीं करते या अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो टैब्स का मतलब 3 स्पेसेस भी हो सकता है, 2 स्पेसेस भी हो सकता है, 4 स्पेसेस भी हो सकता है। स्पेस बार अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें पता होगा कि कितनी स्पेसेस हमें देनी है। लास्ट एंड फिफ्थ टिप जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कमेंट्स का। कमेंट्स हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए और अननेसेसरी नहीं होने चाहिए। अननेसेसरी कमेंट का क्या मतलब है, जैसे अगर हमें इन ऑर्डर प्रिंट करवाना है किसी भी ट्री के लिए, उसको नोट्स को ट्रैवल करने का तरीका होता है, या हमने कोई और फंक्शन बनाया है जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर अगर एक कमेंट लिखते हैं फंक्शन टू ऐड इन ऑर्डर रिवर्सल, कि वो फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, तो ये एक मीनिंगफुल कमेंट होगा। लेकिन हम हर एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिफाइन करने लग जाएं कि इस वेरिएबल का ये नाम है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे काउंट वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर्ड है, तो इसी का मैं कमेंट बना दूं वेरिएबल काउंट विद वैल्यू 10, तो ये बहुत ही अननेसेसरी कमेंट होगा जिसकी जरूरत नहीं है। तो मीनिंगफुल और नेसेसरी कमेंट्स को हमें कोड के अंदर रखना है। अपने इंटरव्यू देते टाइम जितनी भी हम फंक्शंस बना रहे हैं उसके ऊपर अगर हम कमेंट लिखते हैं तो वो एक अच्छी चीज है, या एक ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर हम कमेंट लिखते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज है। पर हर एक सिंगल चीज के लिए अगर हम कमेंट लिख रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो आई होप कि ये जो 5 तरीके हमने डिस्कस किए हैं अपने कोड को और ज्यादा इंप्रूव्ड एंड प्रोफेशनल लुक देने के, वो हम अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होंगे। प्लस जितने भी हमारे कॉन्टेस्ट आ रहे हैं या फिर अगर हम किसी इंटरव्यूज के अंदर या मॉक इंटरव्यूज के अंदर बैठ रहे हैं तो वहां पर भी इन सारी प्रैक्टिसेस का हम खास ख्याल रखेंगे। इसके अलावा और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो शायद आप फॉलो करते आ रहे थे और आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को या अपने बैचमेट्स को बताना चाहते हैं कि इनको भी हम फॉलो कर सकते हैं जब भी हम प्लेसमेंट की या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।